आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि आपको बताया गया था कि आज की क्लास आपकी टर्म्स ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर है, जिसे लेने के लिए हमारे साथ सीए ममता कृष्णा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा शहनवाज को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज रिसोर्स पर्सन। ओवर टू यू शहनवाज। Okay, thank you, sir, for giving me this opportunity. So, good evening, everyone. I am Shahnawaz. From behalf of Saksam Rozgar Society, I am going to introduce Mamta ma'am, who is a dedicated chartered accountant at VGHSR and Associate LLP. Mamta, with a strong academic background and extensive experience in audit and taxation, also passionate contribute to the Saksam Rozgar Society, inspired by Saksam Rozgar Society President Ms. Jyotika Karla ma'am since childhood. She now serves as a resource person empowering others. Mamta acknowledged the support she received from the Saksham Bharat during her CA studies and remains commitment to the social welfare through her work with the Saksham Rozgar Society. So thank you everyone. Now mic is your ma'am. You can continue. Thank you, Shahnawaz. And I'd like to request our resource person to start the session. यस मैं जस्ट पीपीटी शेयर करती हूँ, एक सेकंड ना। गुड इवनिंग एवरीवन। अभिषेक, पीपीटी शो हो रहा है क्या? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आप मुझे सेंड कर दीजिए, अगर कोई इशू हो तो मैं कर दूंगा। ओके, इट्स मैं ये शेयर कर रही हूँ बट यू आर शेयरिंग। शेयर हुआ क्या, देखना। हाँ, स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ बट मुझे दिख तो नहीं रहा ये। आप लोगों को दिख रहा है ना? यस यस मैम, शो हो रहा है। अच्छा, शो हो रहा है ना? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड टुडेज क्लास टॉपिक इज बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो कि मैं लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सक्षम रोजगार सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं ये क्लास ले पाऊँ। और इसी अब तक जो हमारी ये चौथी क्लास है, राइट, जिसमें से 2 क्लास पहले हो चुकी है और 1 क्लास आपकी ओरिएंटेशन की थी, राइट। इसको रेफर करती हूँ। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने अपनी थोड़ा सा एक बार पिछली 2 क्लासेस का हम रिव्यू कर लेते हैं। पहली क्लास में जैसे हमने सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि किस किस फॉर्म में बिजनेस को चलाया जा सकता है। और वहीं हमने जब सेकंड क्लास थी वो हमारे सीए हिमांशु मोहता सर ने ली थी, जिसमें आपको बताया गया कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो अकाउंटिंग है, वो कैसे करनी है और उसके रूल्स क्या होते हैं एक अकाउंटिंग एंट्री को बुक करने के लिए, राइट। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि अकाउंटिंग वर्ल्ड में यूज किया जाता है ना। तो जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो इट्स जस्ट लाइक अकाउंटिंग सब कोई करता है। मेरी आवाज तो आ रहा है ना सबको? यस मैम, आ रही यस है। मैम। ओके,
तो जहां तक अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग हर कोई करता है, चाहे वो आप हो, मैं हो, हमारे मम्मी पापा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, इट जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ योर मनी, कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ को पैसा जा रहा है, राइट। तो जैसे कि ये एक तरीके से हमारे क्या फाइनेंशियल जीपीएस की तरह होता है, जो कि हमें मदद करता है स्मार्ट डिसीजन लेने में, कि कैसे हम अपनी मनी को ऑर्गेनाइज करें, लाइक, ठीक है ना। तो अब जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में हमारे को हेल्प करता है, वो डेली लाइफ, देखो हमें बजट बनाना होता है तो अकाउंटिंग मदद करता है कि हाँ भाई, अगर आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है और कितना आपको खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है, तो वो अकाउंटिंग के ही पार्ट में आ जाते हैं। आपको कैसे अपना पैसा बचाना है, कैसे अपने डेब्ट को मैनेज करना है, और इन सबको ध्यान में रखते कैसे एक स्मार्ट डिसीजन लेना है, ये सब अकाउंटिंग में ही आ जाता है। तो जैसे हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो अकाउंटिंग होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, ठीक है। तो अगर जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 टर्म्स आते हैं, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। तो कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है, कैलेंडर ईयर जो होता है बेसिकली जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर को खत्म, जो जनरली हमारा जो कैलेंडर होता है नए साल, तो वो हमारा कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर इज द पीरियड इन विच इंडिविजुअल और बिजनेस अर्न इनकम, जहां पे इंडिविजुअल या बिजनेस जो है वो अपना अर्न करता है, इनकम अर्न करता है, ठीक है ना। ये मतलब जो फाइनेंशियल पीरियड में ही आप अपने क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल्स भी बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, तो वो फाइनेंशियल ईयर के ही बनते हैं, ठीक है। और इंडिया में, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है, लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अगर मैं कहूँ, अगर फाइनेंशियल 24-25 चल रहा है, तो वो फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का जो ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो अच्छा, कोई बताना चाहेगा अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? 25-26 एग्जैक्टली। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो पीरियड चलेगा वो हमारा फाइनेंशियल 25-26 कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके जस्ट बाद आता है असेसमेंट ईयर। जैसे आपको के नाम से ही पता चल रहा है कि असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स्ड, मतलब इस ईयर में आपका इनकम जो आपने फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया था वो आपका असेस्ड होगा, उसकी असेसमेंट होगा बेसिकली उसका, ठीक है। तो जो असेसमेंट ईयर होता है वो आता है जस्ट राइट आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, जैसे अभी फाइनेंशियल 25-26 चल रहा है, राइट, तो उसका असेसमेंट ईयर कब होगा? 26-27 एग्जैक्टली, गुड। तो यहाँ पे मैंने एक आपको कंपैरिजन दिखा रखा है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी 24-25 खत्म हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है, 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड हुआ है। तो यहाँ पे तो हमने इनकम कमा लिया, अब ये जो इनकम है वो कब असेस होगा? नेक्स्ट ईयर, यानी कि 25-26 में। तो वो आपका क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो गया। अभी तक किसी को डाउट है कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर में? आगे बढ़ू मैं? यस मैम। नो। ओके ओके, ठीक है। नो मैम। यस मैम। तो अब हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, हमने बात कर ली, अकाउंटिंग की बात कर ली, तो अकाउंटिंग में हम करते क्या? हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? वो सभी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू मनी, जिसका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है, जिसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू है। मीन्स कोई अच्छा है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, वो उसके पास स्किल है, उससे वो क्या कमा रहा है, उसकी अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होती है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा कि वाउचर्स है ना। तो वाउचर्स क्या होते हैं? जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुआ है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका क्या एविडेंस है कि ये 2 लोगों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो जो वो एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वाउचर। जो वाउचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर जैसे आपके इनवॉइस हो गए, कैश मेमो हो गए, मतलब जो उस ट्रांजैक्शन का सोर्स एविडेंस है। जैसे आपने सेल किया तो इनवॉइस हो गया,
ठीक है ना। आपने कुछ माल कैश में खरीदा या बेचा तो वो आपका कैश मेमो जो हो गया वो आपका सोर्स वाउचर हो गया। और जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो सोर्स वाउचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं ताकि उनको आप उनके उसमें पर्टिकुलर हेड दिखा सके, अकाउंट हेड, कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो जैसे कि श्री बालाजी एंटरप्राइज का जो ये इनवॉइस है दिस इज सोर्स वाउचर। और ये जो वाउचर है इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांजेक्शन, मान लो ये सेल का बिल होता सपोज, तो हम सेल की एंट्री करते तो हम कहते कि भाई क्या कहेंगे सेल की एंट्री, कल हमने पढ़ा कि कैसे होगा। मान लो अगर ये हमने कोई प्रिंटिंग का वो स्टेशनरी का आइटम परचेज किया होता सपोज, मैंने 4 नोटबुक खरीदा है तो उसकी एंट्री क्या होगा अपना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है टू ना, कैश टू क्रेडिट। टू कैश Cash क्रेडिट। तो जो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हम उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, तो ये अकाउंटिंग वाउचर होता है जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग करते हैं। सोर्स वाउचर जो ट्रांजेक्शन का सोर्स है और अकाउंटिंग वाउचर मैं जो बोलो कि तो आवाज सोर्स मिलेगी वाउचर मेरी? को ही वो करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम इतना अकाउंट अकाउंट पढ़ रहे थे, तो अकाउंट होता क्या है, तो अकाउंट क्या है, इट इज द प्लेस टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अंडर दैट हेड, कि उस हेड में, जैसे मान लो आपका कैपिटल अकाउंट है, आपका मान लो रेंट एक्सपेंस है, या मान लो आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट है, तो वो जो अकाउंट होता है उसमें आप सारी ट्रांजेक्शन उसकी रिकॉर्ड करते, क्या आया क्या गया। तो द प्लेस इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर दैट हेड इज कॉल्ड अकाउंट। इसमें दो, इसमें आप अमाउंट, इसमें ये जो होता है अमाउंट भी दिखाता है और इफेक्ट भी दिखाता है, और इसके दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो डुअल सिस्टम बेस पे करते हैं, जहाँ पे हर एक चीज के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट बोथ। ठीक है, और जो फिर आपने सुना होगा कि जर्नल एंट्री पास कर, जर्नल के बारे में सुना होगा आपने, लेजर अकाउंट के बारे में सुना होगा, है ना। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। ठीक है, जितने मतलब आज मैंने इतना पैसा खर्च किया, आज मैंने फूड पे इतना खर्चा किया, आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने यहाँ से पैसा कमाया, तो वो सब जो एक अकाउंट में जो रिकॉर्ड होता है उसको जर्नल कहते हैं। और जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो जर्नल एंट्री के थ्रू पास होती है। ठीक है, तो अभी हमने सब जाना कि हाँ भैया एक जो अकाउंटिंग होता है वो एक पीरियड का होता है, तो पीरियड में हमने जाना कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्योंकि हम अकाउंट्स के बंदे, तो हमको फाइनेंशियल ईयर से मतलब है, ना कि कैलेंडर ईयर से, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर की होती है जिसमें हमने इनकम अर्न किया होता है, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के उसमें खत्म होता है। ठीक है, फिर हमने जाना कि भाई अब जो ट्रांजेक्शन हो अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन की होगी, राइट। अब जब बिजनेस ट्रांजेक्शन की होगी तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के कुछ एविडेंस होना चाहिए, तो उसके लिए हमने देखा कि वाउचर्स देखा हमने कि वाउचर्स होते सोर्स वाउचर एंड आपके अकाउंटिंग वाउचर। अब हम बात करें, अब हमें बिजनेस स्टार्ट करना, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें जो मेन चीज चाहिए वो क्या चाहिए, कैपिटल। ठीक है ना, कैपिटल द ये क्या होता है, इट इज अ मनी फॉर बिजनेस, जो कि क्या एक बिजनेसमैन लगाता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सबको समझ में आ रहा है ना। यस मैम। यस मैम। अगर कहीं भी किसी को लगे मैं Yes, बहुत ma'am. फास्ट बता रही हूँ तो मुझे बता देना, है ना। ओके मैम। अभी तक हम क्लियर है कि फाइनेंशियल ईयर क्या यस होता है, मैम। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, वो असेसमेंट ईयर क्या होता है, बिजनेस यस ट्रांजेक्शन क्या मैम। होती है ना। कोई आपको पूछेगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आप बता दोगे क्या होता है डेबिट क्रेडिट, यस यस मैडम। यस Yes, मैम। ma'am. क्या होता है। हेलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट इट्स जस्ट टर्म्स, मतलब अगर आप किसी भी अकाउंट को प्लस या माइनस करते हैं तो उसको डेबिट या क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। और वो जो डेबिट या क्रेडिट है वो आपके जो 3 गोल्डन रूल्स जो कि आपको कल सर ने बताए थे उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, इट्स जस्ट टर्म ऑफ अकाउंट्स जिसमें आप प्लस या माइनस करने के लिए आप उसको दिखाते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कैपिटल पे। ठीक है ना, तो कैपिटल क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपका लगता है वो क्या होता है, जो पैसा लगता है वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। ठीक है, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है ना, और इस जो कैपिटल का यूज होता है वो क्या यूज होता है, आप इससे आप अपने प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, अपनी इन्वेंटरीज वगैरह या सप्लाईज वगैरह इस कैपिटल से परचेज करते हैं। ठीक है ना, जो कैपिटल होता है वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, मतलब जो आप पैसा इन जो
एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब बिजनेस स्टार्ट करने के जो पैसे लगाते हो वो कैश में भी लेके आ सकते हो, चाहे तो आप कोई काइंड में भी लेके, काइंड में मीन्स मान लो आप कोई असेट ही लेके आ गए। जैसे आप 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने बोला कि भाई मैं 50,000 लेके आ रहा हूँ, अगला बोलता है भाई मेरे पास वो रखा हुआ है, मशीनरी रखा हुआ है, तो मैं मशीनरी लेके आ जाता हूँ। तो जो वो मशीनरी लेके आया है वो भी क्या है, कैपिटल। जो क्यों कैपिटल क्यों है, क्योंकि वो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में टू रन हिज और देयर बिजनेस। ओके, तो कैपिटल इज मनी विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस टू रन अ बिजनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ज्यादा स्लो फास्ट हो रहा है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा स्लो जाने का, प्रीति ने बोला। ठीक है, तो अब जब कैपिटल की बात आ गई, तो कैपिटल जैसे जैसे हम जैसे हमारे घर में नाम होते हैं, है ना, मेरा जैसे घर में नाम कुछ और होगा और बाहर मुझे मेरे फ्रेंड्स कुछ और बुलाते होंगे, है ना। तो और जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमें अपनी माता सर ने पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, हेलो, बिजनेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, कि एक जो बिजनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में किया जा सकता है। चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म में किया जा सकता है, वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में किया जा सकता है, वो कैपिटल के फॉर्म में किया जा सकता है एक बिजनेस को स्टार्ट, है ना। तो जब आप उस बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में वो कैपिटल के नाम भी अलग अलग चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। ममता स्क्रीन, हाँ, जैसे अगर आप उसकी बात करते हैं, अगर कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, ठीक उसी प्रकार अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, तो डेट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक इसी प्रकार अगर कंपनी में जो शेयर होल्डर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एनजीओ वगैरह हो गई, जो उनके ट्रस्टी मेंबर जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस एनजीओ को चलाने के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम कॉर्पस फंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब नाम कभी कभी दिखे, तो आप समझ जाना कि ये वो अमाउंट है जो कि एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जब बिजनेस अभी अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो कभी कभी जरूरत पड़ने में पैसा निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है ना। तो अगर कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज पर्पस के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, तो डेट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, और जो ड्राइंग, जैसे हम कैपिटल को कैश में या काइंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, ठीक इसी प्रकार जो अमाउंट है वो कैश में या गुड्स में काइंड में भी निकाला जा सकता है। सपोज मान लो एक कपड़े की कंपनी है, सपोज उसने कहा कि भाई उसको उसने 2-4 आइटम्स कपड़े के निकाल लिए, मतलब परचेज कर लिए वापस वहां से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा। अपनी पर्सनल यूज के लिए खरीदा उसने, तो वो उसका ड्राइंग्स कहलाएगा। लेकिन ये जो ड्राइंग्स है वो गुड्स में है। ठीक है, और ड्राइंग से आपकी क्या होती है, जो कैपिटल की जो वैल्यू होती है वो घटती है, क्योंकि आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो आपने निकाल लिया। ठीक है, अभी ड्राइंग्स और कैपिटल समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, ड्राइंग्स क्या होता है? यस मैम। ड्राइंग क्या होता जो है? हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, और जो इसमें से निकालते हैं इसमें चार्ज भी लगता है। ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं असेट की। ठीक है ना। असेट क्या है? असेट वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जब असेट की बात आती है ना, मुझे एक डायलॉग याद आता है कि जब मुझे समझ में नहीं आता असेट क्या है, तो आपने अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग सुना होगा, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे, तुम्हारे पास क्या है? तो दैट गाड़ी, बंगला, पैसे ऑल आर असेट्स। ठीक है, तो कभी समझ में ना आया एसेट क्या होता है, तो वो सभी चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो आपकी क्या कहलाती है? असेट कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। इन सब से क्या होता है, आप पैसा जनरेट कर पाते हैं ना, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं इनहेंस हो रही होती है। ठीक है, जैसे स्टॉक हो गया, है ना, ये सब। और जो असेट होता है, अगर मैं देखूं टाइम के बेसिस पे, तो असेट 2 प्रकार का होगा, नॉन करंट असेट और करंट असेट। ठीक है, जो नॉन करंट असेट होता है
वो असेट होते जो कि होल्ड किए जाते फॉर मोर देन 12 मंथ, ठीक है। और जो करंट असेट होते हैं वो आप उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो विद इन 12 मंथ, ठीक है ना। जैसे मैं दिखाऊं तो करंट और नॉन करंट असेट क्या होते हैं। करंट नॉन करंट असेट वो असेट होते हैं जो कि हेल्ड किए जाते फॉर मोर देन 1 ईयर, और करंट असेट वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म असेट कहलाते हैं, जिसको कि हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन अ ईयर, ठीक है। जो नॉन करंट असेट होते हैं उनका जो पर्पस होता है, उनका पर्पस होता है बिजनेस ऑपरेशन में यूज करते हैं हम उसको, और उन वो रेवेन्यू जनरेशन में हमें मदद करते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो करंट असेट होते हैं वो आपके डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन और लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये आपके क्या है, करंट नॉन करंट असेट है, क्योंकि ये आप जल्दी से थोड़ी बेचते हो इनको, तो फिर ये आपके नॉन करंट असेट है। जो कैश और डेटर्स, स्टॉक, ये सब आपके करंट असेट होते हैं, ठीक है ना। जो नॉन करंट असेट होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और जो करंट असेट होता है उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक है। और फर्दर हम जो आपके जो असेट्स है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं टेंजिबल असेट में और इनटेंजिबल असेट में। तो टेंजिबल असेट वो असेट होते हैं जिनको टच या विच कैन बी टच एंड सीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग हम देख सकते हैं, तो ये क्या हो गए, इनटेंजिबल असेट्स हो गए, ठीक है। और वही जो इंटेंजिबल असेट होते हैं, इट इज अ असेट व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, पानी वानी पिए। ठीक है। तो जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया, ये गुडविल, ये सब आपके क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने आपको एक इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट दिखाया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट में। जैसे टेंजिबल असेट का क्या होता है, फिजिकल प्रेजेंस होता है, मतलब उसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। इंटेंजिबल का नहीं होता है। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे लैंड, मशीनरी, कैश हो गया, जो टेंजिबल असेट हो गया, और इंटेंजिबल में आपका पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क हो गया। डेप्रिसिएशन दोनों में लगता है, बस नाम अलग होता है। टेंजिबल असेट में आपका डेप्रिसिएशन लगता है और इंटेंजिबल असेट में आपका अमोर्टाइजेशन लगता है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम बात करते हैं, अब हमने असेट की बात कर ली, असेट में हमारी ताकत एक तरीके से। तो हम बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी की क्या होती है, ये होती है हमारी जिम्मेदारी टू पे, ठीक है। हमें पे करना है, हम जो हमारी दायित्व है, जो हमारा जिम्मेदारी है कि हमें उनको पे करना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है ना। तो अब जो लायबिलिटी होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। अगर आपको जो आपकी लायबिलिटी अगर ओनर्स और पार्टनर्स के टूवर्ड्स है तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर है तो वो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक, ये आउटसाइडर्स हो गए ना, तो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। और जो ओनर्स और पार्टनर्स के प्रति जो आपकी लायबिलिटी जो उनको देना है, जैसे कैपिटल उन्होंने लगाया तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा ना उनको, तो कैपिटल भी एक तरीके का लायबिलिटी है जो कि इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। फर्दर तो लायबिलिटीज को भी आप दो भाग में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के रूप में बांट सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा करंट लायबिलिटी क्या होता है और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? एनीवन? हेलो हाँ, मैम, करंट लाइबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स में खत्म हो जाती है जिसका पीरियड, और नॉन करंट लाइबिलिटी जो मोर देन 12 मंथ्स तक रहता है। हाँ, हाँ, गुड, वेरी एक मिनट ममता, जो जवाब दे रहे हैं प्लीज एक बार अपना नाम बोलो, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, और आप कहाँ से ज्वाइन किया है, और फिर अपनी बात बताओ। मैम, माई सेल्फ पुष्पा, मैंने मतलब मैं रोहिणी सेक्टर 2 में रहती हूँ। ओके, थैंक यू पुष्पा। आपको अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी, लाइक क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स, एक्सपेंस पेबल, है ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये सब क्या है, करंट लायबिलिटी। इनको हमें विद इन 12 मंथ ही या एक बैलेंस शीट पीरियड में ही पे करना होता है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी विच इज पेबल, जिसको हमें पे करना है आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया या अदर लॉन्ग लायबिलिटीज हो गया, एक्सेट्रा। तो उसी में आपने एक बहुत नाम सुना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
है ना। ये भी क्या है, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें ये एक तरीके से हमारे देनदार होते हैं, इनको हमें देना होता है, तो ये भी हमारी क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी है, लेकिन इनको जो देना होता है हमको विद इन 12 मंथ ही देना होता है, इसलिए ये हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, तो फर्दर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो सप्लाई होते हैं जो आपको गुड्स एंड सर्विस क्रेडिट पे वो देते हैं, मतलब उधारी पे जो जिनसे तुमने अपने गुड्स एंड सर्विस दिया उनको जो पैसा देना है उनको हम ट्रेड क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगर कोई आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कहते क्रेडिटर्स है, लेकिन बस नाम चेंज होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। हाँ, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट मीन्स ट्रेड क्रेडिटर्स, एस परफेक्ट नेहा। सिक्योर क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हम मतलब वो लेंडर्स होते हैं जिनके पास राइट होता है, राइट टू क्लेम स्पेसिफिक असेट, मीन्स सपोज जैसे सिक्योर क्रेडिटर वो होते हैं जो किसी ना किसी असेट से सिक्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कार लोन लिया है तो आपने लोन ले लिया तो आपको लोन पे भी करना पड़ेगा, है ना। अगर जस्टिन केस आप लोन पे नहीं करते हो तो अगला बंदा जो लेने वाला है हमसे, वो हमसे गाड़ी जब्त कर सकता है। तो इफ यू टेक अ कार लोन द बैंक इज सिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या सिक्योर क्रेडिटर है, क्योंकि उसके पास क्या है, कार है, वो क्या बोलते कार टेक कर लेगा अगर तुम उसको पे नहीं करोगे तो। सिमिलरली अगर होम लोन है तो लेंडर जो है वो आपका हाउस जब्त कर लेगा अगर आप उसको रीपे नहीं करेंगे टाइम पे। ठीक है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मींस विच इज सिक्योर्ड बाय सम असेट। ठीक है, उसकी कोई कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चीज होगी। अनसिक्योर्ड जो कि विदाउट एनी कोलेट्रल होगा वो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना क्रेडिटर्स में? सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम मैम। ठीक है, मैम एक बार अनसिक्योर्ड वाला बताना। जैसे सिक्योर क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ममता, इफ यू कैन स्टॉप फॉर अ व्हाइल। यस मैम। तनु प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कहाँ से बोल रहे हो बताओ। आई एम तन्नु कुमारी फ्रॉम द्वारका मोड़। ओके ओके तन्नु, ठीक है। तो सिक्योर क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? सिक्योर क्रेडिटर मींस वो क्रेडिटर जिनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होगी। ठीक है, जैसे आपने अगर किसी को कार लोन दिया है तो आपकी सिक्योरिटी क्या है? वो कार है। ठीक है, अगर कल को सामने वाला बंदा आपका लोन नहीं चुकाता है, आपको पैसे वापस नहीं करता है, तो आप उसका कार ले सकते हो। ठीक है, सिक्योर्ड है वो किसी न किसी असेट के अगेंस्ट। अनसिक्योर्ड वो होंगे जो सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया नेहा? Yes, तन्नु, ma'am. सॉरी। ठीक है, तो आप लोग ना सब अच्छे से समझ लेना, मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि आपका टेस्ट होगा ना तो इनमें उनमें ये सब क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट टेस्ट आल्सो, राइट? मैम प्लीज एक बार और समझा दीजिए। एक सेकेंड, सीए ममता मैम ने आपको क्लू दे दिया है कि ये सभी क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपका पेपर लीक हो चुका है। तो प्लीज क्लास को ध्यान से अटेंड करो, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर देने होंगे। सही उत्तर दोगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्लीज सीए ममता प्लीज कंटिन्यू। ओके मैम, मैम एक थैंक यू। बार ये लोन टर्म समझा दीजिए। लॉन्ग टर्म, मोर देन 12 मंथ इज लॉन्ग टर्म, लेस देन 12 मंथ इज शॉर्ट टर्म। जैसे हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने का है ना, अगर 12 महीने से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, और 12 महीने से कम में होगा तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। और लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट भी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म को करंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। तो लॉन्ग टर्म लोन कौन होते हैं? वो लोन जो कि आपको पे करने होते हैं विद इन मोर देन 1 ईयर, जो कि आप लेते हो, जो कि आपको रीपे करने ओवर अ पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर। ठीक है, और शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? इट इज अ लोन विच इज टिपिकली रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यूजुअली लेस देन 1 ईयर। ठीक है,
इनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिक्योर्ड लोन में और अनसिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी है, अनसिक्योर्ड लोन जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब हमने बात कर लिया, एसेट के बारे में पढ़ लिया, हमने लाइबिलिटी पढ़ ली। अब हमें भाई बिजनेस तो चला करना है, तो बिजनेस किस में करेंगे? तो वो सभी प्रोडक्ट जिसमें हम बिजनेस कर, वो सभी प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके गुड्स कहलाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप बड़े बड़े ट्रकों में लिखा होता है ना गुड्स कैरियर। पहले हम बचपन में ना समझते थे ये ना स्पेलिंग गलत लिख दिया इन्होंने, गुड होना चाहिए था, इन्होंने गुड्स लिख दिया, इनको स्पेलिंग नहीं आता। लेकिन अब समझ में है ये गुड्स वो गुड्स नहीं है जो कि हम समझते थे, ये गुड्स है जिसमें वो बिजनेस डील करते हैं, मींस प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील। ठीक है, तो और जो ये खरीदे जाते हैं वो रीसेल पर्पस से खरीदे जाते हैं, ना कि यूज करने के। मतलब इनको जो खरीदा जाता है वो खरीदा ही इसलिए जाता है ताकि हम उनको बेच सके। ठीक है, तो अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो तो दैट इज कॉल्ड परचेज, अगर आप कोई गुड्स बेचते हो तो दैट इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है ना, अगर आपने गुड्स मतलब जिसमें आप डील कर रहे हो, अगर आपने वो खरीदा है, चाहे वो कैश में खरीदा है चाहे वो क्रेडिट में खरीदा है, तो उस खरीदारी को आप परचेज का नाम देते हैं। ठीक है, आप कुछ और नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आप कोई गुड्स जिसमें आप डील करते हैं उसको आप जब बेचते हैं, चाहे वो कैश में बेचे चाहे वो क्रेडिट में बेचे, तो आप उसको सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब रिसीट मीन्स रोकड़ा, जो पैसा जो आता है, जो अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग एनीथिंग। ठीक है, अगर कुछ भी बेच के जो आपके पास पैसा आ रहा है वो आपका रिसीट कहलाता है। ठीक है, अब रिसीट दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट होता है वो टिपिकली बेसिकली ये ना रोज आने वाला पैसा होता है। जैसे आपने गुड्स बेचा, सर्विसेज दी, उनको गुड्स को बेचकर सर्विसेज को देकर जो आपने पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट वो कभी कभार आता है, कभी कभार आने वाला रिसीट है बेसिकली। ठीक है, मान लो आपके पास पड़ा हुआ एक मशीन बहुत पुराना पड़ा हुआ था, आपने उसको बेच दिया, उसमें आप डील नहीं करते हो, मशीन बेचने खरीदने का काम नहीं है आपका। आपका काम क्या है? फर्नीचर बनाना। लेकिन एक मशीन कटिंग मशीन रखी हुई थी, वो काम नहीं आई थी, आपने बेच दिया, उसको बेचकर जो पैसा आया वो आपका कैपिटल रिसीट होगा। ठीक है, ना कि रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो कि नॉर्मल ऑपरेशन से आप अर्न किया जाता है, और कैपिटल रिसीट जो नॉन कभी कभार वाले आइटम से आता है। ठीक है, समझ में आया सबको रिसीट क्या होता है? कह के मैम प्लीज एक बार और समझा दीजिए। रिसीट बच्चे, रिसीट लाइक जो भी पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, किसी भी चीज को बेचकर जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसीट। एनी अमाउंट विच इज रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग एनीथिंग। ठीक है, अब उसमें फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक कैपिटल रिसीट। जो पैसा आ रहा है ना बेसिकली रिसीट वो होता है। ठीक है, तो एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक कैपिटल। जो रेगुलर बेसिस पे रिसीट आ रही है, जैसे आपने अपना कोई माल बेच के जो पैसा आया, या आपने कोई मान लो आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, वो करके जो आपके पास पैसा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। और ठीक उसी प्रकार उसका जो अपोजिट है वो कैपिटल रिसीट, जो अदर देन रेवेन्यू रिसीट होगा वो कैपिटल रिसीट होगा। सपोज आपने कोई मशीनरी सेल किया, मशीन सेल करना तो आपका काम नहीं है ना, आपका काम तो सपोज आपका जो बिजनेस है वो फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर वाले बिजनेस के लिए जो अगर कोई मशीन सेल कर रहा है तो उसका कैपिटल रिसीट होगा, जो कभी कभार आता है। ठीक है, वो जनरल रेगुलर नेचर का नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ अब अपने जब पैसे आने की बात करें, तो पैसा जाएगा भी, तो पैसा किस फॉर्म में जा सकता है? एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जाएगा, कि जो अमाउंट हम खर्च करते हैं, चाहे वो असेट एक्वायर्ड करने के लिए है या गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए है, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कैपिटल जो रिसीट है वो दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो ठीक उसी प्रकार जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चे होते हैं जो आप डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे आपने सैलरी दिया, आपने रेंट दिया, आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया। ठीक है, तो वो क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि होता रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा होता है जो कि आप
वो खर्चा होता है जो कि आप किसी असेट को परचेज करने के लिए उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने के लिए करते हो, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया आपने, कोई कंस्ट्रक्शन करवा लिया है ना, आपने कोई व्हीकल परचेज कर लिया बिजनेस यूज के लिए, तो वो आपको क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। व्हीकल आप रोज रोज तो नहीं खरीदते हो ना, बिल्डिंग आप रोज रोज तो कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो ना, तो दैट इज उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ठीक इसी प्रकार जो रेंट है, सैलरी है, वो आपको हर महीने देना होता है ना, जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो हर क्वार्टरली, हर 15-20 दिन में आपको करवाना पड़ रहा है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो मनी स्पेंड ऑन डे टू डे ऑपरेशन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मनी स्पेंड ऑन एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो मैंने आपको आसान करने के लिए इनका तो वो दे दिया, डिफरेंस बताया इन दोनों के बीच में। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका पर्पस क्या होता है, ये डेली ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और ये आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए होता है, मतलब विद इन अ पीरियड, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किए जाते हैं। फिर एग्जांपल दिया मैंने, वेजिस, रेंट, रिपेयर्स, ये क्या है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि डे टू डे होते हैं, मतलब मंथली बेसिस पे होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ठीक है। आपने मशीनरी या लैंड खरीदा तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक इसी प्रकार जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे जो एक्सपेंडिचर है वो ब्रॉड टर्म होता है। ब्रॉड टर्म कैसे, क्योंकि एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन जो एक्सपेंस है वो उसका छोटा भाई है, छोटा है, उससे छोटा है, एक्सपेंडिचर से छोटा है। तो जो एक्सपेंस होता है वो उसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ये सब। अब जो एक्सपेंस है वो दो प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है। मैं आपको इसका वो एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोडक्शन से, ठीक है ना। इनडायरेक्ट क्या होते हैं, वो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई वो है, फर्नीचर का दुकान है सपोज, ठीक है, तो उस फर्नीचर को बनाने के लिए जो आपको फैक्ट्री में जो लेबर लग रहे हैं, जो आपको रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन आपको उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने उसको जो आपने आइटम बनाए हैं, चेयर टेबल, उसको शो करने के लिए आपको शोरूम में उसको रखना पड़ेगा, तो शोरूम का जो रेंट देना पड़ेगा, तो वो आपका जो एक्सपेंस होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहा है कमाने में, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो पर्पज है वो तो क्या, आपको सेल करना है ना, सेल करके पैसा कमाना है ना, लेकिन उस सेल को करने के लिए जो एक्सपेंस आप कर रहे हो वो दो भाग में बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉ मटेरियल हो गया, फैक्ट्री वेजेस हो गया, पावर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब इनडायरेक्टली उस सपोर्ट करते हैं आपको, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। समझ में आ रहा है ना सबको सब? यस मैम। अच्छा, मैं ज्यादा ज्यादा टेस्ट लूंगी ना, आप उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब बात करते हैं, हमने बात कर लिया कि हाँ भाई रिसीट की भी बात कर ली, हमने बात कर ली एक्सपेंस की भी बात कर ली, कि हमने पैसा कमाया और पैसा खर्च भी कर दिया। अब हम बात करें पैसा कितना कमाया, कितना खर्च किया, जो उसका बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। जो भी पैसा आपने अर्न किया, इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है ना। अब प्रॉफिट भी दो होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके टोटल सेल्स में से जब आप डायरेक्ट कॉस्ट को
माइनस करते हैं तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, और जो नेट प्रॉफिट है वो आपका टोटल सेल्स में से आप जब टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, और टोटल कॉस्ट में क्या होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, कल को कोई आपको प्रॉफिट पूछेगा तो आप बता पाओगे ना कि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, उसमें डिफरेंशिएट पता होगा ना आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसमें सेल्स में से सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को लेस किया गया है, और नेट प्रॉफिट क्या होता है जिसमें टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दिया है, जिसमें और टोटल कॉस्ट में आपका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों आता है। ठीक है, यस मैम। क्योंकि कल को जब आप देखोगे तो आपको जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको बैलेंस वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे टैली हो गया, बीजी हो गया, आपको इनमें ये सब दिखेंगे कि एक्सपेंस हो गए, है ना, एक्सपेंस वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब असेट हो गया तो असेट करंट असेट है या नॉन करंट असेट है। ठीक है, अब गुडविल है तो वो टेंजिबल असेट है या इंटेंजिबल असेट है। तो ऐसे आपको दिखेंगे, आपको वहां पे वो लोनलीनेस ना लगे कि अरे ये क्या चीज है, ये क्या टर्म है, क्या है, ऐसा ना लगे, आप उन चीजों से फेमिलियर हो, इसलिए आपको आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। ठीक है, इन्वेंट्री भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है एक बिजनेस में। ठीक है ना, और जो इन्वेंट्री होता है वो आपका करंट असेट ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये विद इन अ ईयर इसको हम सेल मतलब बेचने का वो करते हैं, मतलब जो स्टॉक होता है वो करंट असेट होता है, और जो एंटरप्राइज होता है इसको फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल इसको होल्ड करके रखता है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको सेल भी कर देता है। ठीक है, जो इन्वेंट्री होता है, और जो इन्वेंट्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक में और क्लोजिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो एक विद बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब 1 अप्रैल 2000, सपोज मेरा फाइनेंशियल 24-25 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 में जो मेरा स्टॉक खड़ा है, जो स्टॉक रखा हुआ है कहीं पे गोदाम में या स्टोर में, वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 31 मार्च को जो स्टॉक होता है वो उसको आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अब स्टॉक भी कई टाइप के होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होता है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई फिनिश गुड्स है। तो स्टॉक को हम इन 3 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि आपको गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आइटम यूज होते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। सपोज आपका फर्नीचर का शॉप है, तो आपको अगर चेयर बनाना है तो वुड क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, और वहीं पे जैसे फोम हो गए, जैसे कुर्सी को कुशन करने के लिए फोम लगाए जाते हैं ना, जो कुशन होगा वो आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। WIP क्या होती है, ये वो स्टॉक होते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जो अभी बन रहे हैं, इन प्रोसेस ही। सपोज जो 3 पैरों की जो कुर्सी होगी वो कंप्लीट नहीं है, अभी उसमें चौथा पैर लगाना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, ठीक है, फिनिश गुड्स क्या होते हैं, वो सभी गुड्स जो कि रेडी फॉर सेल है वो आपके फिनिश गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो चेयर है, 4 पैरों वाला चेयर, इट्स कॉल्ड फिनिश गुड्स। ठीक है, फिर आपने संडे डेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा डेटर्स के, जैसे क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिनको हमें देना है। डेटर्स कौन है, जिनसे हमें लेना है। क्रेडिटर्स देनदार, डेटर्स लेनदार। ठीक है, अगर आप इनको हिंदी में पढ़ो समझोगे तो आपको कभी भी इसमें ना वो नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो डेटर्स लेनदार, जिनसे हमें लेना है, तो लेना है तो मतलब एक हफ्ते के समय इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया ना, तो ये हमारे क्या है, करंट एसेट हो गए। ठीक है ना, और जो डेटर्स होते हैं वो कब आते हैं, जब हम गुड्स को क्रेडिट में सोल्व कर देते हैं, बेच देते हैं। क्रेडिट में अगर हमने कोई गुड्स सेल किया है तो हमारे डेटर्स खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी, और कभी जो हम सेल करते हैं तो हमें डिस्काउंट भी देना पड़ जाता है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट देना, मान लो 100 का चीज है तो हमने 80 में दे दिया, तो 20 रुपए क्या है, वो डिस्काउंट है, जो कि हमने प्राइस जो गुड्स का जो प्राइस था उसमें जो रिडक्शन किया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और डिस्काउंट फिर कई तरह के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है और कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? मैम जब ज्यादा प्रोडक्ट हम खरीदते, जैसे दुकानदार हमें अगर दुकानदार ने बोला कि एक पेन 5 रुपए का है, तो उस अकॉर्डिंग अगर दुकानदार बोलता है कि आप 2 पेन ले लो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा,
तो उस चीज पे जो देगा उसे ट्रेड डिस्काउंट बोल सकते हैं। हाँ, जो बल्क में जो हमें डिस्काउंट मिलता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है अदर देन नेहा, कोई बताना चाहेगा? यूज कर दो, या अंजलि विश्वकर्मा थी अभी, कौन था? यस मैम। यस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अंजलि। मैम माय नेम इज अंजलि विश्वकर्मा एंड मैम मैं अभी नोएडा सेक्टर 22 बोल रही हूँ। सो व्हाट आर यू डूइंग अंजलि, क्या कर रही हो? मैम मैंने अभी जस्ट 12th हमारे एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट्स और फिर कॉलेज में एडमिशन। मैम प्लीज सीए ममता, प्लीज कंटिन्यू। यस यस। हाँ, तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज कैश डिस्काउंट? आप लेते हो, हर समय लेते हो कैश डिस्काउंट, मांगते हो ना कैश डिस्काउंट दे दो। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। यस। जी मैम, आई एम कीर्ति ठाकुर, आई एम फ्रॉम औरैया, उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन इन दिस ईयर। जी मैम, डिस्काउंट का मतलब जैसे कि किसी चीज, कोई चीज ली हमने, उसमें जो डिस्काउंट मिलता है ना कट के, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब कि जैसे कोई चीज ली तो जैसे कुछ कोई एक तो मान लो एक, एक पेन खरीदा हम लोग। बच्चे फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना। गुड इवनिंग मैम। चलो मैं बता देती हूँ, शायद मेरी आवाज ज्यादा अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो कैश डिस्काउंट जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर आप कोई पेमेंट कैश में करते हैं, मतलब इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो उसमें जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। सपोज मान लो आपने 5 लाख का माल लिया और आपने मतलब भाई मैं पूरा पूरा का पूरा कैश मतलब वो पेमेंट अभी इंस्टेंट पेमेंट कर रहा हूँ, तो कुछ तो डिस्काउंट बनता है ना। तो उसने कहा कि चलो 5 लाख नहीं तो 4,90,000 दे दे, तो जो 10,000 का जो हमें डिस्काउंट मिला वो ड्यू टू इंस्टेंट पेमेंट हमें मिला, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जो इंस्टेंट पेमेंट जो हम करते हैं उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। बाकी आप सबने बहुत अच्छे से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी आपका एक वो होता है, एक्सपेंसिव होता है। कोई बताना चाहेगा डेप्रिसिएशन? चलो मैं ही बताती हूँ। तो डेप्रिसिएशन इज लाइक रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। जो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमने पढ़ा है टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट, और टेंजिबल असेट में जो वैल्यू, अगर उसमें कोई रिडक्शन इन वैल्यू हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाएगा। अगर वहीं पे जो इंटेंजिबल एसेट में कोई रिडक्शन इन वैल्यू हो रहा है तो वो अमोर्टाइजेशन के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है? कुछ नहीं, इट इज जस्ट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। जो आपकी वैल्यू में जो कमी आई है दैट इज डेप्रिसिएशन। सपोज आपने, मेरे पास अभी जो मान लो ये लैपटॉप है, मैंने 50,000 का खरीदा सपोज, है ना। अब 2-3 महीने बाद अगर मैं इसको बेचने जाऊँ तो वो 50,000 में थोड़ी बिकेगा, वो तो 30,000 या उससे कम में बिकेगा ना। जो वैल्यू में जो कमी आई है, जो उस वैल्यू की, उसकी वैल्यू जो कम हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जैसे 50,000 का जो असेट था वो, जैसे अब वही समझ लो, जब गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती तो 5 लाख की गाड़ी तो 5 लाख में थोड़ी बिकती है, वो तो सस्ते में बिकेगी ना। तो और या यूं कह लो, जैसे एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी असेट को यूज करके जो उसकी वैल्यू में जो गिरावट होती है, जो रिडक्शन इन वैल्यू होता है, दैट इज आई अंडरस्टैंड। ओके। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि हमने तो बनाना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ये सब टर्म्स यूज होते हैं। आपका सेल हो गया, आपका परचेज हो गया, ठीक है, आपके एक्सपेंस हो गए, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप जीपी कैलकुलेट करते हैं, आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो वो सब आता किसमें? वो सब जो टर्म्स ये आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ रिपोर्ट दैट शोज कंपनीज इनकम, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओवर स्पेसिफिक पीरियड। और जो ये होते हैं वो मंथली भी, कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब को ट्रैक करने के लिए मंथली बेसिस पे बनाता है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे बनाता है। इन जनरल ये ईयरली बेसिस पे बनता है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं? अपने परफॉर्मेंस को
ट्रैक कर सकते हो और ऑन दैट बेसिस आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकते हो। ठीक है, फिर हम सुनते हैं बैलेंस शीट साइन करवाना, ऑडिटर्स लोग साइन करते हैं, है ना, सीए लोग साइन करते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट पे क्या है, उसके पास कितने असेट है, उसकी कितनी लाइबिलिटी है, उसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा उससे आने वाला है, और उसका कितना अमाउंट उसका बिजनेस में इन्वेस्टेड है, इक्विटी। तो ये सब की जो पोजीशन होती है वो बैलेंस शीट में शो होती है। ठीक है, अगर आपको देखने तो जैसे एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका उसका वो हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें आपको सेल दिख रहा है, डायरेक्ट इनकम दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इन सब में से आप सेल्स में से जब डायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते हैं, जैसे परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरी साइड देखेंगे तो वहां पे बैलेंस शीट को मैंने थोड़ा सा दिखाया कि बैलेंस शीट कुछ ये सॉफ्टवेयर में दिखता है, एक्चुअल में बनता कुछ और दूसरे फॉर्मेट में है, वो फिर कभी देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है, फिक्स असेट हो गया, करंट असेट हो गया। कोई बताएगा बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या कुछ गलत है क्या? किसी को कुछ गलत दिख रहा है ये बैलेंस शीट में? अब मैं आवाज दे सबको? हेलो, किसी ने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट साइड में आ रहा है, असेट साइड में आ रहा है, लेकिन कैपिटल तो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। चलो देखते हैं अभी फिर। तो बस आज के लिए इतना ही था, हमने जाना अकाउंटिंग फील्ड में यूज होते हैं। आवाज आ रही है क्या? आ रही है ममता? ओके अच्छा, ओके मैम, ममता आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी। ठीक है। तो सीए ममता जी, यस मैम, आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट यस थी मैम, कि आप शायद बैंक ऑडिट के लिए कल जा रहे हैं, यस मैम, तो थोड़ा सा यस बताओ मैम। हमारे को कि क्या होता है बैंक ऑडिट, कहाँ जा रहे हो, कौन सा बैंक है, और बैंक ऑडिट में क्या करोगे, क्या अपना शेड्यूल है कल से, अपना बताओ, थोड़ा सा शेयर करो। अच्छा, अभी हमारा बैंक ऑडिट स्टार्ट होने वाला है, और दो तो अभी हम 4 तारीख को कल हमारी फ्लाइट है, तो फिर हमारा चलेगा इसका जो 10 तारीख तक हम लोग ऐसे खत्म करने के लिए हमारे को डेडलाइन दी गई है। तो ऑल्दो ये 12 तक एक्सटेंड, उसमें हमें देखना है कि जो बैंक में जो डिफरेंट डिफरेंट एडवांसेस जो होते हैं, जो बैंक कौन में सा हम लोग बैंक पैसा है आपका, डिपॉजिट बैंक कौन सा? वो बता सकते हाँ, हैं बैंक क्या बताने, मैम? बैंक तो कौन जो सा बैंक बैंक? है वो बैंक ऑफ इंडिया का है हमारा, बैंक ऑफ इंडिया मैम, ओके ओके, और कहाँ जा रहे बैंक हो? ऑफ इंडिया का है और हैदराबाद का ब्रांच है, ओके ओके, बताइए हैदराबाद का क्या ब्रांच है। करते हैं बैंक ऑडिट में, क्या करते हैं? वही देखते हैं कि जो उनके एडवांसेस है वो एनपीए तो नहीं हो रहे हैं, और वो अपने इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है जो उनको जो वो लोन देते हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट वो प्रॉपरली बुक कर देंगे, और देखा जाता है कि जो लोन है वो टाइमली उनका रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर टाइमली रीपेमेंट नहीं हो रहा है उनका, तो फिर उनको फिर हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ असेट में। जैसे यहाँ पे तो हमने असेट पढ़ा, टेंजिबल, इंटेंजिबल, है ना, फिर करंट, नॉन करंट। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे जो असेट होते हैं वो दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे स्टैंडर्ड असेट हो गए, सब स्टैंडर्ड हो गए, डाउटफुल असेट हो गए, ऐसे। तो हर एक फील्ड में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो बैंकिंग की अलग टर्मिनोलॉजी है और अकाउंटिंग की अलग टर्मिनोलॉजी है, तो उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए ऐसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, यस मैम, So यस thank you for अच्छा taking this तो so बस amazing आज का class. क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, And आपका और कोई थैंक यू सो क्वेश्चंस हो मच, आप पार्टिसिपेंट लोगों ने से इतने आप पूछ सकते पेशेंटली हैं मुझको सुना। बिटवीन. और हाँ,
और किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ये जो टर्म्स है ना वो आपके आगे आने की क्लासेस में ना काफी हेल्पफुल रहेंगी आपको। तो मैं आप लोगों के साथ पीपीटी तो शेयर कर दूंगी। तो आपको जैसे ऐसा बेगाना नहीं लगेगा, आपको समझ में आएगा हाँ ये टर्म्स कुछ सुना था, कुछ इसके बारे में जानकारी है, हाँ ऐसा करके। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ लीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो एप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये दोनों सेम है? हाँ सेम है, बस नाम अलग है। टेंजिबल एसेट अगर उसकी है जैसे तो उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, वहीं जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, उनकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम अमोर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं बेसिकली। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई पूछना चाहेगा तो पूछ सकते हो। So I think no other questions are there. So आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको जो क्लास दी गई है इसकी वीडियोस आपको जल्दी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इसे आप आगे वॉच भी कर सकते हैं, ताकि जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये कॉन्सेप्ट या जो टर्म्स आपको सिखाई गई हैं आज बेसिक अकाउंटिंग की, वो बार बार रिपीट होती रहेंगी। सो आप उसे सीख सकते हैं और आपको हमेशा ये वीडियोस आपके ग्रुप में डाल दी जाती हैं, कल से डल रही हैं, आपको देख ही रहे होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई पैसा नहीं लगता, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम और आगे काम करने के लिए इंस्पायर हो और हम मोटिवेट होते रहें। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और आपसे दरख्वास्त है कि आप हमको बाकी लोगों तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करिए। सो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस अमेजिंग सेशन। नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स कि अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि मैं एक ग्रुप फोटो के लिए आगे बढ़ सकूँ। तो थैंक यू। इन द मीनवाइल अपने नाम और अपने नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स के साथ अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सो हियर फ्रॉम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट टू फॉर प्रेजेंटेशन मास ऑफ द सेशन। ओवर टू यू मैम। Thank you, Abhishek, and thank you, CA Vandana, CA Mamta Shrestha, for taking such a nice class. And आपने इंट्रोडक्शन में भी सुना होगा, बट आई वुड लाइक टू शेयर, मैं सभी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि CA ममता जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट करने जा रही है। मतलब कितना बड़ी बात होती है कि कोई बैंक कैसे काम करता है उसको ऑडिट करने हैदराबाद जा रही हैं, दिल्ली से कल सुबह की फ्लाइट है इनकी। पर वो भी सक्षम रोजगार सोसाइटी या सक्षम भारती के साथ उनका एसोसिएशन आपके जैसे स्टूडेंट्स के रूप में ही हुआ है। वो पढ़ती थी जब स्कूल में, कॉलेज में, तभी से सक्षम भारती के साथ एसोसिएशन है। और यही जो मेंटरशिप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जैसे सक्षम रोजगार सोसाइटी का, वही सक्षम भारती का मेंटरशिप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा CA ममता श्रेष्ठा रही है। तो आप सबके साथ CA ममता श्रेष्ठा के क्लास लेने का मतलब यही होता है कि जहां हमारी क्लासेस इतने सीनियर, मतलब फॉर्मर प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर, सीनियर मोस्ट IRS ऑफिसर ने लिया, जहां इतने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, या कल हिमांशु मोहता ने लिया, तो इतने सीनियर्स लोगों के साथ आज CA ममता श्रेष्ठा ने भी आपकी क्लास ली और बहुत अच्छे से अपना सब कुछ समझाया। तो इतनी क्लैरिटी थी, और जैसा उन्होंने ये बताया भी है कि जो हम फाइनली में टेस्ट लेने वाले हैं, तो इन सभी क्लासेस को आप ध्यान से देखिए, नोट कीजिए। ये कोई टेस्ट लेने का मतलब हमारा कोई आपको पास या फेल करना नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो आपने क्लासेस में सीख रहे हो वो आप समझ जाओ। कहीं पर भी आप जाओ तो आप इंटरव्यू में बैठो, आपसे कोई सवाल पूछे अकाउंट से रिलेटेड, या अपने जीवन में भी आपको जरूरत पड़े तो आप इन सब चीजों का फायदा उठा सको। जैसे अभी अभिषेक जी ने आपको बताया कि YouTube के ऊपर सभी क्लासेस हम अपलोड करते हैं, तो आप एक क्लास तो हो गई, पर YouTube पे जाकर क्लास को देखो, कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठो और नोट करो, मेमोराइज करो। और इसी तरह जैसे हमने शुरू में भी आपको बताया था कि जिस दिन क्लास होती है आप नोट करते हो, उसके बेस्ड हम आपका टेस्ट लेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे आपको क्लासेस कैसे लगी। जो सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छे से परफॉर्म करेंगे उनको हम इंटर्नशिप का भी मौका देंगे, मतलब कि उनको रेगुलर
जहाँ पे काम करने की क्षमता, तो वो भी हम उनको देंगे, उनको नौकरी लगवाने में उनकी मदद करेंगे। पर वो सभी तभी संभव है जब आप लोग उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोज हैं सक्षम रोजगार सोसाइटी, आप सबके साथ शेयर की गई हैं, आप सब उसको सब्सक्राइब करो और अपने साथ साथ 2-2, 4-4, 5-5 लोगों से और सब्सक्राइब करवाओ, उनको देखो, उनको शेयर करो। और इस जो जानकारी होती है, ज्ञान है, ये जो नॉलेज और शिक्षा का जो एक मुहिम है, मतलब उसको एक से दूसरे तक आप पहुंचाओ, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और कल की भी हमारी क्लास, जैसे अभी मैंने बताया कि ममता श्रेष्ठा, और कल भी हमारे वही स्कॉलरशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे, अब अकाउंटेंट हैं और लॉ आगे परस्यू करने वाले हैं, तो विक्की वो क्लास लेंगे आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, तो जो हमने पूरा मॉड्यूल ये बनाया है अकाउंटेंसी क्लास का, उसको पूरी तरह से विक्की और ममता श्रेष्ठा और हम मिलके हम लोगों ने, और उसी तरह से क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें हर साल, ये हमारा तीसरा चौथा अकाउंटिंग क्लास है, पर हर साल और हर क्लास के लिए हम उसे अपडेट करते हैं। क्या हमें लगता है कि ये जरूरत का नहीं है उसको हटाते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है उसको ऐड करते हैं। आगे आपको बहुत और अच्छी जानकारी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और इसी तरह आप क्लास को ज्वाइन करें और सर्कुलेट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी से बेनिफिट होने वाले हैं या पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उनके साथ इस क्लास के लिंक को भी शेयर कर सकते हैं, और यूट्यूब पे क्लास तो शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस, ओवर टू यू अभिषेक। So thank you, ma'am, for your remarks. Now I'd like to request Ashish for word of thanks. Good evening, dear friends. I am Ashish Saini, and on behalf of Saksham Rozgar Society, I want to say big thank you. First, a special thank to CA Mamta Shrestha ma'am for teaching us about the basic concept of accounting in such a simple and wonderful way. I also want to thank to all of you, my dear students, for listening and participating so well. I hope you keep learning and with the same excitement in every class. Lastly, a big thank you to our President Jyotika Kalra ma'am for always supporting and improving our class. Have a great night, everyone. So thank you for joining the session. We'll see you in the next session. So till then, good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you, ma'am.